नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यह गांधी द्वारा लिखी गई उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें भाग 4 का ये 7वां वीडियो है। इसमें 42 से 47 तक देखेंगे। इसमें चलिए शुरू करते हैं। 42 नंबर, प्लूरिसी का इलाज। प्लूरिसी के लंबा चलते रहने से चिंता पैदा हुई, लेकिन मैं जानता था कि इसका इलाज दवा लेने में नहीं बल्कि अपने आहार के परिवर्तन में है, जिसके साथ बाह्य इलाज भी शामिल है। मैं शाकाहार के लिए प्रसिद्ध था। डॉक्टर एलिसन के पास गया। उन्होंने बीमारियों का इलाज आहार परिवर्तन द्वारा किया था और उन्हें मैं सन 1890 में मिला था। उन्होंने मेरे अंदर आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। मैंने उन्हें बताया कि मैंने दूध और इससे संबंधित पदार्थों को न लेने का प्रण लिया हुआ है। उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें दूध लेने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में मैं चाहता हूँ कुछ दिनों तक तुम्हें बिना चर्बी लिए रहना पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझे सादे आटे की रोटी, कच्ची सब्जियां जैसे चुकंदर, मूली, प्याज और अन्य ज़मीन के अंदर की हरी सब्जियां, साथ ही ताज़े फल जिसमें ज़्यादातर संतरे थे लेने के लिए कहा। सब्जियां भी पकी हुई नहीं बल्कि कद्दूकस की हुई थी। मैं उन्हें चबा नहीं सकता था। मैंने यह सब 3 दिन तक लिया, लेकिन कच्ची सब्जियां मेरे लिए अनुकूल नहीं हुई। मेरा शरीर इस स्थिति में नहीं था जो इस आहार के साथ न्याय कर सके। मैं कच्ची सब्जियां लेने से डर रहा था। डॉक्टर एलिसन ने मुझे कमरे की सब खिड़कियों को 24 घंटे खोले रखने, गुनगुने पानी की स्नान करने, शरीर के प्रभावित भाग में तेल की मालिश करने और 15 से 30 मिनट तक टहलने की सलाह दी। मैंने उनके सभी सुझावों को पसंद किया। मेरे कमरे की खिड़कियां फ्रेंच शैली की थी, जिन्हें मैं यदि पूरा खुला रखता तो बारिश अंदर आती। खिड़कियों के ऊपर की शीशे से बंद छोटी खिड़की यानी रोशनीदार के शीशों को मैंने जुड़वा दिया, जिनसे ताज़ी हवा तो आ सके मगर बारिश से भी बच सकूं। मैंने खिड़कियों के दरवाजे को ऐसे खोला जिनसे बारिश न आ सके। इन सब उपयोगों ने मेरी स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाला, लेकिन मुझे पूरी तरह से ठीक नहीं किया। लेडी सिरिलिया रॉबर्ट कभी कभी मेरे पास आती रहती थी। हम दोस्त बन गए थे। उन्होंने मुझे दूध लेने के लिए बहुत मनाया, लेकिन चूंकि मैं अपनी बात पर अड़ा हुआ था, उन्होंने उसका विकल्प खोजना शुरू किया। कुछ ने उन्हें माल्ट के दूध यानी जौ का दूध लेने की सलाह दी और उन्हें कहा कि इसमें दूध एकदम भी नहीं है और इसे रासायनिक तौर पर बनाया गया है, जिसमें दूध के सभी गुण हैं। मैं जानता था कि लेडी सिसिला की मेरी धार्मिक विचारों पर बहुत आस्था थी, इसीलिए मेरा उन पर पूर्ण विश्वास था। मैंने पाउडर को पानी में घोलकर पिया। मुझे इसका स्वाद एकदम दूध की तरह लगा। मैंने इसके लेवल को पढ़ा, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी। यह दूध से बना हुआ था, इसीलिए मैंने इसे लेना छोड़ दिया। मैंने इस खोज के बारे में लेडी सिसिला को बताया और उन्हें मेरी चिंता नहीं करने के लिए कहा। वे तुरंत मेरे पास आई और कहा कि उनके मित्र ने उसे नहीं पढ़ा था और स्वयं उन्हें उसका बहुत दुख है। मैंने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि वे एकदम भी परेशान न हो। गलती से लिए गए दूध पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। मुझे लेडी सिसिलिया से संबंधित कई मधुर यादों को छोड़ना पड़ेगा। मेरे कई ऐसे मित्र और हितैषी हैं जिन्होंने मुझे बहुत सुख और सुखी दी। मेरे इन परीक्षणों और निराशाओं में ऐसे व्यक्ति जिन्हें ईश्वर के इन दयापूर्ण तरीके पर विश्वास है, वे इन दुखों को भी मिठास की तरह देखते हैं। डॉक्टर एलिसन जब अगली बार आए तब उन्होंने अपने नियमों में ढील दी। मुझे मूंगफली का मक्खन और जैतून का तेल वसा के साथ स्थान पर और पकी हुई सब्जियां लेने की इजाज़त दी। यदि मैं चाहूँ तो चावल भी ले सकता था।
ये परिवर्तन स्वागत योग्य थे, लेकिन फिर भी फिर भी वे मुझे पूरी तरह ठीक नहीं कर सके। मेरी बहुत ध्यान से देखभाल करने की ज़रूरत थी। अधिकतर समय मैं बिस्तर पर ही रहता था। डॉक्टर मेहता कभी कभार आकर मुझे देख जाते थे और उन्होंने मेरा इलाज करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन केवल तभी तभी यदि मैं उनकी सलाहों को मानूंगा। जब मेरा जीवन इस प्रकार व्यतीत हो रहा था, तब एक दिन मिस्टर रॉबर्ट आए और उन्होंने घर वापस जाने पर जोर दिया। शायद आप नेटल अभी नहीं जा सकते हैं, अभी और ठंड हो जाएगी। मैं आपको वापस भारत जाने की सलाह दूंगा, क्योंकि वहीं आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। यदि ठीक होने के बाद भी युद्ध जारी रहता है तो वहाँ पर भी सेवा करने के काफ़ी अवसर हैं। और मेरे विचार से अभी तक जो कुछ आपने यहाँ किया है उसका भी कुछ कम योगदान नहीं रहा है। मैंने उनकी सलाह स्वीकार कर ली और भारत वापस जाने की तैयारी में लग गया। 43 नंबर। घर की ओर। कालेन बाग मेरे साथ लंदन इसीलिए आए थे क्योंकि वे भारत जाना चाहते थे। हम दोनों साथ ही रह रहे थे और एक ही जहाज़ में जाना चाहते थे। जर्मन आने जाने पर कड़ी निगरानी रख रहे थे। हमें संदेह था कि कालेन बाग को शायद ही पासपोर्ट मिले। मैंने उसे लेने का बहुत प्रयास किया। रॉबर्ट भी चाहते थे कि उन्हें भी पासपोर्ट मिले और इस आशय के साथ उन्होंने वायसराय को एक तार भी भेजा, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग का तुरंत सीधा जवाब आया, अफसोस है, भारत सरकार इस तरफ का खतरा उठाने के लिए तैयार नहीं है। हम सभी को इस उत्तर की जानकारी थी। मिस्टर कालेन बाग से बिछुड़ना मेरे लिए अत्यंत कष्टदायी था, लेकिन मैं देख सकता था कि उनका दुख मुझसे बड़ा था। अगर वे भारत आ सकते थे तो वे एक सामान्य किसान और बुनकर जैसा जीवन बिता रहे होते। अब वे दक्षिण अफ्रीका में हैं और अपने पुराने व्यवसाय, जो कि एक आर्किटेक्ट की जोरदार कमाई वाला पेशा था, उसे अच्छे से चला रहे हैं। हम तृतीय श्रेणी में सफ़र करना चाहते थे, लेकिन पी और ओ जहाज़ में वह उपलब्ध नहीं थी। तब हमें द्वितीय श्रेणी का टिकट लेना पड़ा। हम अपने साथ दक्षिण अफ्रीका से लाए हुए सूखे मेवे ले गए, क्योंकि वे जहाज़ में नहीं मिलते। यद्यपि फलों की वहाँ कोई कमी नहीं थी। डॉक्टर जीवराज ने मेरी पसलियों पर मेरे प्लास्टर के साथ पट्टियाँ बांध दी थी और मुझे निर्देश दिया था कि रेड सी लाल सागर तक पहुँचने से पहले इसे न उतारूं। 2 दिन तक मैं उस असुविधा को सहता रहा। जब यह सहना मेरे लिए काफ़ी भारी हो गया, तब मैंने बहुत कठिनाई से इस प्लास्टर को खोल दिया और ठीक ढंग से सफाई में स्नान करने की आज़ादी पाई। मेरा आहार अधिकांश रूप से फल और मेवे ही थे। मुझे लगा कि दिन पर दिन मैं बेहतर हो रहा था और जब तक हम स्वेज कैनाल पहुँचे मेरे अंदर कमजोरी थी, लेकिन मैं खतरे से बाहर था और धीरे धीरे मैंने अपने अभ्यास को बढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे अंदर के इस सुधार का ज़्यादा श्रेय मैं समशीतोष्ण जलवायु और शुद्ध हवा को दूंगा। यह मेरे अतीत के अनुभवों या किसी अन्य कारणों से था, मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का अंतर मैंने जहाज़ के अंग्रेज और हिंदुस्तानियों के बीच देखा, वैसा मैंने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान नहीं देखा था। मैंने कुछ अंग्रेज़ों से बातचीत की, लेकिन ज़्यादातर यह औपचारिक थी। हमारे बीच में शायद ही कोई आत्मीयता अथवा निम्रता वाले संबंध थे। इस जाने अनजाने में की वजह साफ थी। अंग्रेज के मन में यह धारणा गहरी बैठी हुई थी कि वे शासन करने वाले समाज से हैं और भारतीय मनुष्यों के मन में विचार था कि वे शासित वर्ग से हैं। मैं घर पहुंचने के लिए उत्सुक था और इस वातावरण से मुक्ति पाना चाहता था। एडेन पहुंचने पर ही हमें घर पहुंचने जैसा आभास होने लगा था। मुझे पता था कि हम एडेन वालों को अच्छी तरह से जानते थे और डरबन में मिस्टर केको बाद
कावसजी डिंसा से मिलने के बाद मेरा उनके और उनकी पत्नी के साथ प्रगाढ़ संबंध बना रहा। सब कुछ और दिन और हम बम्बई पहुंच जाएंगे। बस कुछ और दिन और हम बम्बई पहुंच जाएंगे। 10 वर्ष के निर्वासन के बाद हमने घर वापस आना कितनी सुखद अनुभूति थी। गोखले जी की बम्बई में मेरे आने की खुशी में एक स्वागत समारोह आयोजित किया था। वहाँ वे अस्वस्थ होने के बावजूद उपस्थित थे। मैं भारत उनके साथ एक होने की आशा से आया था, इसीलिए काफ़ी उन्मुक्त महसूस कर रहा था। लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। 44 नंबर, वकालत की कुछ यादें। भारत में मेरे जीवन ने कैसा मोड़ लिया इसके बारे में बताने से पहले मैं अपने कुछ दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों के बारे में बताना चाहूँगा, जिन्हें मैंने जानबूझकर छोड़ दिया था। मेरे कुछ वकील दोस्तों ने वहाँ के बार की यादों के बारे में बताने के लिए कहा। ऐसे अनुभवों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि यदि मैं उन्हें बताना शुरू करूं तो वे अपने में एक अध्याय होंगे और मेरे लिए अन्य बातें बताना संभव नहीं होगा। लेकिन कुछ बातें जिनका संबंध सत्य के अभ्यास से है, उन्हें बताने में कुछ भी असंगत नहीं होगा। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने पहले भी बताया है कि कभी भी अपने पैसे में झूठ का सहारा नहीं लिया है और मेरी वकालत का अधिकांश भाग समाज कल्याण से संबंधित रहा था, जिसके लिए मैंने वास्तविक खर्चों के अलावा कुछ भी अलग से नहीं लिया। यही नहीं बल्कि कभी कभी मुझे अपनी जेब से भी खर्च करना पड़ा था। मैंने सोचा था कि जो कुछ मेरी वकालत के पैसे से जुड़ा हुआ था, मैंने यह कहकर अपनी जिम्मेदारी निभा ली है, लेकिन मेरे मित्र चाहते हैं कि मैं इस पर कुछ और प्रकाश डालूं। उनका मानना है कि यदि मैं इसे विस्तार से बताऊंगा तो शायद कुछ अवसर ऐसे भी होंगे जब मैं अपने सत्य के मार्ग से थोड़ा विचलित होऊंगा और इससे वे शायद लाभान्वित होंगे। जब मैं छात्र था तब मैंने सुना था कि वकील का पेशा एक झूठ का पेशा था, लेकिन इस तथ्य ने मुझे प्रभावित नहीं किया, क्योंकि मेरा इरादा ऐसे किसी व्यवसाय से पैसे कमाने का ध्येय नहीं था जिसमें मुझे झूठ बोलना पड़े। दक्षिण अफ्रीका में मेरे इस सिद्धांत की कई बार परीक्षा हुई। अक्सर मैं जानता था कि मेरे विरोधियों ने अपने साक्ष्यों को पढ़ लिख कर तैयार किया है और यदि मैं भी अपने मुवक्किल को या साक्ष्यों को झूठ बोलने के लिए प्रोत्साहित करूं, तब हम केस को जीत सकते हैं। मैंने स्वयं को इस तरह के प्रलोभनों से हमेशा दूर रखा है। मुझे एक अवसर याद है जब केस को जीतने के बाद मुझे लगा कि मेरे मुवक्किल ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन अपने दिल से हमेशा चाहता था कि मैं तभी जीतूं जब मेरे मुवक्किल का केस सही हो। जब मैं अपनी फीस उन्हें बताता था, तब मैं कभी उनके सामने केस जीतने की शर्त नहीं रखता था। चाहे मेरा मुवक्किल केस जीते या न जीते, मैं अपनी फीस से ज़्यादा या कम नहीं लेता था। मैं शुरू में ही अपने मुवक्किल को आगाह कर देता था कि वह मुझसे झूठ केस लेने की अपेक्षा न रखे या मुझसे साक्ष्य को कुछ सिखाने की अपेक्षा न करे, जिसका परिणाम यह हुआ कि मेरे पास कभी झूठे मामले नहीं आए। जाहिर है, मेरे मुवक्किल मेरे पास केवल साफ मामले लाते और जिन मामलों पर उन्हें संदेह होता उसे वे अन्य वकीलों के पास ले जाते। इस एक केस ऐसा था जिसमें मैं बहुत कठिन परीक्षा से गुजरा। ऐसे मेरे पास एक सबसे अच्छे मुवक्किल द्वारा लाया गया था। यह केस एक जटिल लेन देन और लंबी अवधि वाला था। इसे कई कोर्टों में टुकड़ों में सुना गया था। आखिर में कोर्ट ने इसके हिसाब किताब को कुछ योग्य अकाउंटेंट को संकलित करने और साथ में मध्यस्थता की भी जिम्मेदारी सौंपी। यह निर्णय पूरी तरह से मेरे मुवक्किल के पक्ष में था, लेकिन मध्यस्थता करने वाले से थोड़ी चूक हो गई थी और यह काफ़ी गंभीर थी। जिस आंकड़े को देने में डेबिट रखा गया था, उसे लेने वाले क्रेडिट में रखा गया था। विरोधी पक्ष ने किसी अन्य आधार पर उसका विरोध किया था। मैं अपने मुवक्किल का जूनियर
वकील था। जब वरिष्ठ वकील को इस गलती का पता चला तब उसके अनुसार मुवक्किल इसे स्वीकारने के लिए बाध्य नहीं था। उसकी स्पष्ट सोच थी कि कुछ ऐसी ऐसी चीज़ जो उसके मुवक्किल के विरोध में है उसे कोई वकील नहीं स्वीकारेगा। मैंने कहा, हमें अपनी गलतियों को स्वीकारना होगा। वरिष्ठ वकील का कहना था, इस अवस्था में कोर्ट पूरे निर्णय को बर्खास्त कर देगा और कोई भी अक्लमंद वकील अपने मुवक्किल को ऐसा नहीं करने देगा और मैं तो ऐसा करने वाला आखिरी व्यक्ति होऊंगा। यदि केस फिर से एक नई सुनवाई की तरह जाएगा तब पता नहीं हमारे मुवक्किल को कितना खर्च वहन करना पड़ेगा और आखिर में इसका परिणाम कैसा रहेगा, इसे भी कोई नहीं बता सकता। मेरा मुवक्किल वही था। जब वे बातें हो रही थी मैंने कहा, दोनों को, हमें और हमारे मुवक्किल को यह खतरा मोल लेना होगा। इस बात को यकीन के साथ कैसे कहा जा सकता है कि कोर्ट गलत निर्णय को बने रहने देगा केवल इसीलिए कि हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यदि मुवक्किल को दुख पहुंचता है तो इससे क्या नुकसान है, लेकिन हम कुछ स्वीकार ही क्यों करें? वरिष्ठ वकील ने कहा, इस बात की क्या गारंटी है कि इस गलती को कोर्ट या विरोधी पार्टी नहीं देख पाएगी? मैंने कहा, तो फिर क्या आप इस केस के में बहस करेंगे? इसके लिए मैं तुम्हारी शर्तों पर बहस नहीं कर सकता। वरिष्ठ वकील ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा। मैं निम्रता से जवाब दिया, यदि आप बहस नहीं करेंगे तब यदि हमारे मुवक्किल तैयार हैं तो मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ। मुझे केस से कुछ लेना देना नहीं होगा। यदि अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया जाता है इसके साथ ही मैंने अपने मुवक्किल की ओर देखा। वे थोड़ा बहुत शर्मिंदा थे। मैं शुरू से ही इस केस से जुड़ा हुआ था। मुवक्किल का मुझ पर पूर्ण विश्वास था और वे मुझे अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने कहा, ठीक है, फिर यदि आप केस की बहस के लिए तैयार हैं और अपनी गलती स्वीकारते हैं तो हमें हारने दीजिए। यदि हमारे भाग्य में यही है, ईश्वर सही की रक्षा करता है। मैं बहुत प्रसन्न था। मुझे उनसे इसी की आशा थी। वरिष्ठ वकील ने एक बार फिर मुझे चेतावनी दी। मेरी जिद पर उसे दया आई, फिर भी उसने मुझे बधाई दी। कोर्ट में क्या हुआ इसे हम अगले पार्ट में देखेंगे। 45 नंबर देखेंगे, प्रखर वकालत। मुझे अपने निर्णय की सार्थकता पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन मुझे अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर संदेह था। मैं इस केस के साथ न्याय कर पाऊंगा कि नहीं? मुझे एहसास था कि इतने जटिल केस को उच्चतम न्यायालय के आगे लड़ना एक जोखिम भरा कार्य है और मैं बेंच के सामने डरा और कांपता हुआ खड़ा हुआ। मैंने जैसे ही हिसाब किताब की गलती की और इशारा उनका ध्यान आकृष्ट किया तब उनमें से एक जज ने कहा, यह एक प्रखर वकालत नहीं है मिस्टर गांधी। मैं इस विरोध को सुनकर अंदर तक खौल गया। इस तरह प्रखर अभ्यास के अभाव को दोषी ठहराना यह मेरे लिए असहनीय नहीं था। यहाँ इन शब्दों को कहने का कोई औचित्य नहीं था। जब जज शुरू से ही इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण रवैया वाला हो तब इस कठिन मामले में सफलता की आशा कम ही रहेगी। मैंने मन ही मन सोचा, लेकिन मैंने अपने विचारों को संयत किया और जवाब दिया। मुझे आश्चर्य है कि योर लॉर्डशिप बिना मुझे सुने मेरी वकालत पर संदेह कर रहे हैं। इसमें दोष देने का प्रश्न नहीं है, जज ने कहा। यह केवल एक सुझाव है। यह सुझाव एक दोष जैसा प्रतीत हो रहा है। मैं योर लॉर्डशिप से निवेदन करूंगा कि अपने पहले वे मुझे सुने, फिर यदि आवश्यकता हो तो मुझे सही करें। मुझे अफसोस है कि मैंने उन्हें टोका। जज ने जवाब दिया, आप अपनी अनियमितताओं के बारे में विस्तार से बताएं। मेरे पास अपनी सफाई में काफ़ी सामग्री थी। जज का इस तरह के प्रश्न करने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार मैं कोर्ट का ध्यान शुरू से ही इस ओर आकर्षित करने में सफल हो गया था। कोर्ट ने मुझे धैर्य के साथ सुना और मैं जजों को यकीन दिलाने में सफल रहा कि हिसाब किताब में
अनियमितता की वजह केवल असावधानी थी। इसीलिए उन्होंने केस के निर्णय को खत्म करने की ज़रूरत नहीं समझी, इस जिसमें इतनी ज़्यादा मेहनत लगी थी। विरोधी वकील को भी इस पर विश्वास था कि इसमें कुछ विशेष बहस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गलती को स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन जज उन्हें टोकता रहा, क्योंकि उन्हें लगा इस गलती को तभी आसानी से सुधारा जा सकता था। वकील ने निर्णय पर प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन जिस जज ने मुझ पर संदेह व्यक्त किया था वह अब मेरे पक्ष में हो गया था। कल्पना करें, यदि मिस्टर गांधी अपनी गलती नहीं स्वीकारते तो आप क्या करते? उसने पूछा। जिस तरह वे कुशल और ईमानदार लेखाकार अकाउंटेंट को हमने रखा था, वैसी सेवा मिलना असंभव था। कोर्ट को यह मानना पड़ेगा कि आप अपने केस को अच्छी तरह से समझते हैं। यदि आप गलती को नहीं बता पाते हैं जो कोई कुशल लेखाकार कर सकता है, तो कोर्ट इस बात को पसंद नहीं करेगा कि उसी केस को फिर से शुरू किया जाए और इतना खर्चा वहन किया जाए, केवल इसीलिए कि एक स्वाभाविक गलती हुई है। हम कोई नया आदेश नहीं देंगे जब इस गलती को आसानी से सुधारा जा सकता है। जज ने अपने विचार प्रकट किए। इस प्रकार वकील की आपत्ति को खारिज यानी स्वीकार कर दिया। कोर्ट ने या तो उस निर्णय को बरकरार रखा जिसकी गलती सुधार दी गई थी, या मध्यस्थता करने वाली पार्टी को गलती ठीक करने का आदेश दिया। मुझे ठीक तरह से याद नहीं कि जज ने क्या कहा। मैं बहुत प्रसन्न था। मेरे मुवक्किल और वरिष्ठ वकील भी मेरे धारणा को भी बल दिया कि वकालत सच के साथ बिना कोई समझौता किए भी की जा सकती है। पाठकों को यह याद रखना चाहिए कि इस पेशे में सच्चाई भी उपचार नहीं कर सकती है, यदि इसके मूल में ही गलती या दोष हो जो इसे भ्रष्ट कर रहा हो। 46 नंबर देखेंगे, मुवक्किल का सहयोगी बनना। नेटल में वकालत करना और ट्रांसवाल में वकालत करने में अंतर यह था कि नेटल में संयुक्त बार थी। वहाँ एक बैरिस्टर को एक वकील की तरह नियुक्त किया जाता था। वह वहाँ एक वकील की हैसियत से भी कार्य कर सकता था, जबकि ट्रांसवाल में बम्बई की तरह वकील और बैरिस्टर की कार्य परिधि अलग अलग थी। एक बैरिस्टर चुनाव कर सकता था कि वह एक वकील की तरह काम करे या एक अटॉर्नी की तरह। इसीलिए नेटल में मैंने एक अटॉर्नी की तरह प्रवेश लिया। वकील की तरह मैं भारतीयों के साथ सीधा संपर्क नहीं बना सकता था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में के श्वेत अटॉर्नी मुझे ब्रीफ नहीं देंगे। लेकिन ट्रांसवाल में अटॉर्नी मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित हो सकते थे। एक बार जब मैं जोहान्सबर्ग में मजिस्ट्रेट के सामने एक केस कर रहा था, तब मैंने देखा कि मेरे मुवक्किल ने मुझे धोखा दिया था। मैंने देखा कि कटघरे के साक्ष्य की तरह खड़ा होकर वह टूट गया था। इसलिए बिना किसी बहस के मैंने मजिस्ट्रेट के केस निरस्त करने को कहा। विरोधी वकील आश्चर्य में था और मजिस्ट्रेट खुश था। मैंने अपने मुवक्किल को डांटा, वह क्यों मेरे पास एक झूठा केस लाया। उसे पता था कि मैं झूठे केस नहीं लेता था, और जब मैंने उसका ध्यान इस ओर दिलाया तब उसने अपनी गलती स्वीकार की। और मुझे लगता है वह मुझसे नाराज़ नहीं था क्योंकि मैंने मजिस्ट्रेट को उसके विरोध में फैसला देने को कहा। चाहे कुछ भी रहा हो, इसकी वजह से मेरी वकालत पर आँच नहीं आई, बल्कि इसने मेरा काम आसान कर दिया। मैंने देखा कि मेरी सच्चाई ने मेरी प्रतिष्ठा अपने पेशे के लोगों में बढ़ा दी थी, और अश्वेत होने के बावजूद मैं कुछ केसों को जीत सका, साथ ही उनका प्रेम भी पा सका। अपने वकालत के पेशे में मैं कभी भी अपनी कमी या अज्ञानता को अपने मुवक्किलों या अपने साथियों से नहीं पूछता था। जब कभी लगता कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं अपने मुवक्किलों को किसी दूसरे वकील के पास जाने की सलाह देता, या यदि वह मेरे पास ही रहना चाहता तो मैं उससे
किसी अन्य वरिष्ठ वकील से सलाह लेने की इजाज़त मांगता। मेरी इस स्पष्टता ने भी मुझे अपने मुवक्किलों का स्नेह और विश्वास जिताया। जब कभी किसी वरिष्ठ वकील की सहायता की ज़रूरत होती तो वे उसकी फीस भी देने को तैयार रहते। इस प्रेम और विश्वास की वजह से मेरी प्रतिष्ठा सामाजिक कार्य में बढ़ी। मैंने पिछले अध्याय में बताया था कि दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने का मेरा निर्णय वहाँ के समुदाय की सेवा करना था। इस लक्ष्य के लिए भी वहाँ के लोगों का विश्वास जीतना एक प्राथमिक आवश्यकता थी। उदार उदार हृदय भारतीयों ने इस पेशे के लिए भी पैसे दिए और जब मैंने उन्हें अपने अधिकारों के लिए जेल की कठिनाइयाँ और यातना सहने के लिए कहा तो उसके लिए भी वे खुशी खुशी तैयार हो गए। इसीलिए नहीं कि उन्होंने उस रास्ते को सही समझा बल्कि कि उनका मुझ पर अटूट विश्वास और प्रेम था। जब मैं यह सब लिख रहा हूँ तब कितनी मधुर यादें मेरे मन में आ रही थी हैं। सैकड़ों मुवक्किल मेरे दोस्त और सामाजिक कार्य के सहयोगी बन गए और उनकी संगीत ने मेरे जीवन में मिठास भर दी जो अन्यथा कठिनाइयों और खतरे से भरी हुई थी। 47 नंबर देखेंगे, कैसे एक मुवक्किल को बचाया गया। पाठ्यगण, अब तक आप पारसी रुस्तम जी के नाम से काफ़ी परिचित हो गए होंगे। वे अभी वही थे जो मेरे मुवक्किल और कार्य में सहयोगी भी बने, या यह कहना बेहतर होगा कि वे पहले मेरे सहयोगी बने थे और फिर मुवक्किल। मैंने उनका विश्वास इस हद तक जीत लिया था कि वे मुझसे सलाह लेते और उन्हें मानते भी थे, केवल अपने पेशे से संबंधित नहीं बल्कि अपने निजी जिंदगियों के मामलों में भी। यहाँ तक कि जब वे बीमार होते तब भी वे मेरी सहायता लेते और यद्यपि हम दोनों में और हमारे रहने के तरीकों में भी बहुत अधिक अंतर था, तब भी वे मेरा नीम हकीम इलाज लेने में नहीं कराते थे। एक बार मेरे इस दोस्त को एक बहुत खराब खरोच लगी। यद्यपि वह अपनी ज़्यादातर बातें मुझे बताते थे, लेकिन उन्होंने मुझसे एक बात जानबूझकर छुपा रखी थी। वे एक बड़े आयातक इंपोर्ट थे और कभी-कभी तस्करी भी करते थे, क्योंकि उनके कस्टम सीमा शुल्क के अधिकारियों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। कोई उन पर शक नहीं कर सकता था। ड्यूटी देते समय वे जो भी चालान देते वह स्वीकार कर लिया जाता था। यह किसी की मिली भगत के कारण हुआ होगा। इसको बताने के लिए गुजराती कवि अक्खो की उपमा है जो इसके बारे में सटीक रूप से व्याख्या करती है। चोरी को पारे की तरह दबाया नहीं जा सकता। रुस्तम जी कोई अलग नहीं थे। मेरे अच्छे दोस्त एक दिन दौड़ते हुए मेरे पास आए। उनके गालों से अश्रुधारा बह रही थी। उन्होंने कहा, भाई, मैंने आपको धोखा दिया है। मेरे दोस्त को आज ढूंढ लिया गया है। मैंने तस्करी की है और मैं बर्बाद हो गया। मुझे जेल जाना होगा। मैं ख़त्म हो गया हूँ। आप ही मुझे इस स्थिति से उबार सकते हैं। मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया है, लेकिन मैंने सोचा अपने व्यापार की चालाकियों से आपको दूर रखूं। इसीलिए मैंने आपको तस्करी के बारे में नहीं बताया, लेकिन अब मैं बहुत पछता रहा हूं। मैं उन्हें शांत किया। आपको बचाना या न बचाना ऊपर वाले के हाथ में है। जैसे कि आप मेरे तरीकों को जानते हैं, मैं आपको बचाने की कोशिश कर सकता हूँ, वह भी केवल अपनी गलती को स्वीकार करके। उस अच्छे पारसी को इसमें अपना बहुत अपमान लगा। लेकिन क्या मेरा आपके सामने एक बालिया बयान काफ़ी नहीं है? उसने पूछा। आपने न केवल मुझे बल्कि सरकार को भी धोखा दिया है। मेरे सामने दोष स्वीकृति से किया होगा। मैंने नरमी से कहा, ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। लेकिन क्या आप मेरे पुराने वकील मिस्टर से सलाह नहीं लेंगे? वे भी मित्र हैं, रुस्तम जी ने पूछा। पूछताछ में पता चला कि काफ़ी समय से
तस्करी की जा रही थी, लेकिन वास्तव में दोष का पता एक छोटी सी रकम से चला। हम उनके वकील के पास गए, उनसे उनसे कागज़ों को देखा और कहा, इस केस को एक जूरी देखेंगे और नेटल का जूरी किसी भी भारतीय को नहीं बख्शेगा। लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। मैं इस वकील को अच्छी तरह से नहीं जानता था। पारसी रुस्तम जी ने बीच में टोका, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस केस में मैं गांधी जी की सलाह मानूं। वे मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और जाहिर है जब भी ज़रूरत होगी आप उन्हें सलाह देंगे। इस प्रकार वकील के प्रश्न से बचते हुए हम रुस्तम जी की दुकान पर पहुँचे। अपना विचार समझते हुए मैंने उनसे कहा, मुझे नहीं लगता इस केस को कोर्ट तक ले जाना चाहिए। यह कस्टम के अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में है कि वह सज़ा दे या यूं ही जाने दे, और वह अटॉर्नी जनरल को मार्गदर्शित होगा। मैं दोनों से मिलने के लिए तैयार हूँ। मेरा प्रस्ताव है कि जो भी जुर्माना वे लगाना चाहें आप उन्हें दे दें। जहाँ तक संभावना है ऐसा ही होगा, और यदि ऐसा नहीं होता तो आपको जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि जेल जाने की में इतनी शर्म नहीं होनी चाहिए जितना उस दोष को करने में। शर्म का काम आपने कर ही लिया है। अब जेल जाने के को आप पश्चाताप समझें और असली प्रायश्चित इसको आगे कभी न करने का वचन लेने में है। मैं निश्चित रूप से कह नहीं सकता कि इस सबको रुस्तम जी ने कितने सही ढंग से लिया। वे एक बहादुर व्यक्ति थे, लेकिन इस क्षण उनका साहस फेल हो गया था। उनका नाम और ख्याति दोनों दांव पर थे, और उनकी स्थिति क्या रहेगी। यह इमारत जो उन्होंने इतनी मेहनत और देखभाल के साथ पाली पोसी थी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। ठीक है, जैसा मैंने आपसे कहा। उन्होंने कहा, मैं अब पूरी तरह से आप पर आश्रित हूँ। आप जैसा चाहें वैसा करें। मैंने अपनी पूरी ताकत इसको सही करने में लगा दी। मैं कस्टम अधिकारी से मिला और निडरतापूर्वक उनको पूरी बातें बताई। मैंने उन्हें वचन दिया कि उनको मैं सारी किताबें दे दूंगा, और उन्हें बताया कि रुस्तम जी कितना पछता रहे हैं। कस्टम अधिकारी ने कहा, मैं उन बुजुर्ग पारसी को पसंद करता हूँ। मुझे अफसोस है कि उन्होंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की। आपको पता है मेरा कर्तव्य क्या है। मुझे अटॉर्नी जनरल से मार्गदर्शन लेना होगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप उन्हें मनाने की भरकस कोशिश करें। मैं आपका आभारी रहूंगा। मैंने कहा, यदि आप उन्हें कोर्ट ले जाने पर जोर न दें। उनसे यह वचन लेकर मैं अटॉर्नी जनरल के साथ पत्र व्यवहार करने लगा। उनसे मिला भी। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि उन्हें मेरी साफगोई पसंद आई, और उन्हें यकीन हो गया कि मैंने उनसे कुछ भी नहीं छुपाया था। मुझे याद नहीं है कि इस केस में या अन्य केस में मेरी लगन और स्पष्ट कथन ने उनसे यह वाक्य कहलवाया, मैं देख रहा हूँ कि तुम जवाब में कभी नहीं लेते। पारसी रुस्तम जी के केस में समझौता हुआ। उन्होंने जितना सामान तस्करी में आयात किया था उसके मूल्य की दुगनी रकम उन्हें देनी पड़ी, और रुस्तम जी ने उस पूरे तथ्य को संक्षिप्त में कागज़ के ऊपर लिखवाया और उसे फ्रेम करके अपने ऑफिस की दीवार पर टंगवाया, जिससे उनके वारिसों और अन्य व्यापारियों को याद रखें। रुस्तम जी के इन मित्रों ने मुझे इतनी कम रकम से प्रभावित न होने के लिए चेताया। जब मैंने रुस्तम जी को इस बारे में बताया तब रुस्तम जी ने मुझसे कहा, मेरी किस्मत क्या होती यदि मैंने आपको धोखा दिया होता। अगला वीडियो भाग 5 का होगा। 5 का देखेंगे।